Hi everybody, welcome back to my channel. Today in this video I'll be discussing periodontics and the initial videos I have uploaded earlier, and right now I'm going to complete periodontics synopsis. Maybe it will take 2 to 3 videos, but it will be complete because it's not as long as the questions, because yeah, periodontic questions, like the question bank is very vast, but periodontics synopsis is not too vast, so we can complete it. So let's start with the table number 17. And if you want to watch my previous videos, you can search periodic synopsis part 1, part 2, you will get there. And the people who are new on my channel, if you are doing dentistry, a dental student, and you want to prepare for any higher exam, you can watch all the videos because I cover all the subjects at this channel. So you can go and watch each and every video. And currently I am completing synopsis of all the subjects. So you can watch all the synopsis videos because synopsis is actually way much important for every सब्जेक्ट. हर एक चैप्टर का अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो साइनॉप्सिस में कवर होते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड प्लस अगर आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ पसंद आती है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना. कोई भी अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन में कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल बिकॉज एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू विल बी गेट नोटिफाइड. तो आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑल्सो. सो हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 17 की, लिम्फोसाइट्स की. बेसिकली क्या होता है कि जो पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली जो हमारा सल्कस रहता है, जो हमारा सर्कुलर फ्लूइड रहता है, जिसको हम GCF भी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनकी, तो ये जो जो जाइवोक्लेविकल फ्लूइड होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसकी अपनी अपनी कंसनट्रेशन होते हैं, अपना अपना अमाउंट होता है. तो एक्चुअली नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का रेशो रहता है ब्लड के अंदर, वो ज़्यादा होता है. मतलब T सेल्स ज़्यादा होते हैं, B सेल्स कम होता है. बट GCF में ये चीज़ उल्टी हो जाती है. GCF में B सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, T सेल्स हो जाते हैं कम. प्लस अगर हम बात करें T सेल्स के फर्दर रेशो की, T4 सेल्स की और T8 सेल्स की, तो पेरिडोंटाइटिस में, जिंजिवाइटिस में और HIV इन्फेक्शंस में ये तीनों अलग अलग होती है. अगर हम T सेल्स को अगर डिवाइड करें तो जिंजिवाइटिस जिंजिवाइटिस एक नॉर्मल चीज़ रहती है. जिंजिवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस बनती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सारे केसेस में ऐसा हो. लेकिन जिंजिवाइटिस इज़ अ सिंपल फॉर्म. सो सिंपल फॉर्म में हमारे पास T4 सेल ज़्यादा होते हैं, T8 सेल्स कम होते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये सीवियर बनने लगती है, दोनों सेल्स का अमाउंट सेम हो जाता है. और जैसे जैसे फर्दर मोर सीवियरिटी बढ़ती है, HIV इन्फेक्शन अगर हो, तो उस केस में T सेल्स और कम हो जाते हैं और 8 सेल्स बढ़ जाते हैं. तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे T8 सेल्स बढ़ेंगे. पहले 2:1 होगा, फिर 1:1 होगा, फिर 0.6:1 होगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रीडोमिनेट लिम्फोसाइट्स इन अर्ली जिंजिवाइटिस. अर्ली जिंजिवाइटिस में T सेल ज़्यादा होते हैं. प्रीडोमिनेट लिम्फोसाइट्स इन पेरिडोंटाइटिस में B सेल ज़्यादा होते हैं. एंड चिल्ड्रन रेयरली एक्सपीरियंस पेरिडोंटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनट्रांसफॉर्म्ड B लिम्फोसाइट्स. बच्चों में पेरिडोंटाइटिस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती क्योंकि अनट्रांसफॉर्म्ड B सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं. तो अनट्रांसफॉर्म्ड B सेल्स रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में पेरिडोंटाइटिस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर T4 T8 देखेंगे तो T8 सेल्स धीरे धीरे सीवियरिटी के साथ बढ़ेंगे. अगर हम T और B सेल्स देखेंगे तो जैसे सीवियरिटी होगी B सेल्स बढ़ेंगे, T सेल्स कम हो जाएंगे. और लेट्स टॉक अबाउट अनदर टेबल जिसमें कि सारे इंसीजन्स की बात करी गई है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं. एक्सटर्नल बेवल इंसीजन के बारे में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल इंसीजन्स हैं बहुत सारे, वर्टिकल इंसीजन्स हैं, इनके डायग्राम्स हम देखेंगे. सबसे पहले टॉक अबाउट एक्सटर्नल बेवल इंसीजन यूज्ड इन जिंजिवेक्टमी एंड डन विद क्रिकलर लाइफ एंड BP ब्लीड. ओके,
So these are all the incisions that you can have a look. First of all, we are talking about external bevel incision. So external bevel incision इस हिसाब से लगता है, ओके और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें जिंजिवैक्टमी करनी होती है, जिंजाइवा को कट करना होता है सिंपली, तब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जिंजाइवा को कट कब करते हैं, जब हमें या तो क्राउन लेंथनिंग करनी है और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स अगर करने हो, तब हम उसको कट करते हैं डायरेक्टली विद अ क्रिकलर लाइफ और बीपी ब्लेड नंबर 11। सबसे इंपॉर्टेंट बात 11 बीपी ब्लेड, 11 जो बीपी ब्लेड होता है कुछ इस हिसाब से दिखाई देता है, ठीक है। और ये हम पेरियो में यूज़ करते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने की। हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि इंटरनल बेवल और रिवर्स बेवल इंसिजन आता है। फर्स्ट इंसिजन फॉर पेरिडोंटल फ्लैप प्रोसीजर्स, शार्प थिन फ्लैप, रिमूव्स पॉकेट लाइनिंग, डन विद 11 एंड 15 ब्लेड। 11 और 15 शार्प फ्लैप बनता है, इससे पॉकेट लाइनिंग ख़त्म हो जाती है और पेरिडोंटल फ्लैप प्रोसीजर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इंटरनल बेवल लुक्स लाइक, दिस इज़ द इंटरनल बेवल इंसिजन। अगर हमें फ्लैप कट करना हो तो हम इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। प्लस अगर यहाँ पे कोई पॉकेट बनी हुई है तो वो भी थिन, क्योंकि बहुत ही थिन सेक्शन रिमूव करता है तो पॉकेट लाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है। इसको 11 और 15 नंबर ब्लेड से हम इसको कट करते हैं। एक्सटर्नल बेवल को हम 11 नंबर ब्लेड से कट करते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स। तो आपको समझ में आया, दिस इज़ आयरनी, बिकॉज अगर आपका टूथ इस हिसाब से है, आपका फ्लैप ये है, तो अगर हम इस हिसाब से कट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, इस हिसाब से अगर हम उसको कट करेंगे तो वो वर्टिकल बनेगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डायरेक्शंस। इंटरनल बेवल को रिवर्स बेवल इंसिजन भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं, इन्हीं में ही कन्फ्यूजन रहती है। फिर क्रेविकुलर इंसिजन की बात करते हैं, जो कि सेकेंड इंसिजन होता है हमारा पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी में, जिसको हम ब्लेड नंबर 12 से करते हैं। फिर आता है इंटरडेंटल इंसिजन। इंटरडेंटल इंसिजन हमारा थर्ड इंसिजन होता है फ्लैप सर्जरी में, जिसको हम ऑर्बर नाइफ से करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग 11 12, देन वी आर यूजिंग 12 नंबर ब्लेड, देन वी आर यूजिंग ऑर्बर नाइफ। So let's have a look. This is your clavicular incision. There is a difference between internal bevel and clavicular. Like internal bevel थोड़ा सा एंगल पे रहता है, आपका clavicular बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। clavicular को सर्कुलर incision भी बोलते हैं। This is a second incision which is done with 12 number blade. उसके बाद we just remove the whole of the flap. Okay, that is interdental incision. ऐसे कट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऐसे कट किया, फिर उसके बाद ऐसे कट किया, फिर उसके बाद इस हिसाब से कट करके उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, इस हिसाब से कट लगता है। सो दैट इज इंटरनल बेवल इंसिजन, interdental incision. Now after that let's have a look on vertical incisions. These are called as releasing incisions. Vertical incisions का क्या मतलब है? Vertical is not like, देखो इस तरह से फ्लैप है, तो अगर आप ये डायरेक्शन में अगर आप हो तो आप एक्सटर्नल बेवल या फिर इंटरडेंटल इंसिजन अलग है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में हो सो यू आर हैविंग इंटरनल बेवल इंसिजन और क्लेविकुलर इंसिजन, ओके। सो these are called as horizontal incisions, okay. Vertical incisions are not in this scenario. Vertical incisions कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वर्टिकल इंसिजन्स का क्या मतलब है? अगर मान लो ये दांत है and this is your gum part, okay, this is the gingiva. तो वर्टिकल इंसिजन्स कैसे लगते हैं? ऐसे आप इस हिसाब से देख सकते हो कि मैंने ये दो वर्टिकल इंसिजन लगाए, उसके बाद मैंने ये दो हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स लगाए, ठीक है। तो डायरेक्शन इस हिसाब से लगी हुई है कि मैंने ये वर्टिकल डायरेक्शन में कट करा, उसके बाद ये दो मैंने हॉरिजॉन्टल में कट करे, फिर मैंने इस चीज़ को फ्लैप को उठा लिया यहाँ से ताकि मैं अंदर सर्जरी कर सकूँ, और मैंने उसको ऐसे रिट्रैक्ट करा है यहाँ पे। तो ये सारा एरिया मेरा फ्लैप बन गया। इसको मैं रिट्रैक्ट कर लूँगी, रिट्रैक्ट करने के बाद जो भी रूट्स अगर एक्सपोज हो जाती है, तो अगर मुझे क्यूरेटाज करना है, जो भी कुछ चीज़ करनी है, आई विल डू दैट।
सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लाइक वर्टिकल इंसिजन्स और हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स हिसाब से बात करते हैं इसमें। तो वर्टिकल इंसिजन्स जो मैंने आप पे बताया ये रिलीजिंग इंसिजन्स होते हैं, कैन बी यूटिलाइज्ड on one or both the ends of horizontal incisions and necessary for displacing or repositioning flaps। अगर हमें फ्लैप्स को reposition करना है ओके तो उस केस में हम इनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो फ्लैप क्यों मान लो जैसे मान लो दिस इज द टथ एंड sorry, if this is the tooth and we have this our gingiva part, but somehow if this root part is being exposed, so I'll do a flap surgery. I'll just remove a flap from surrounding and just try to cover this area. So in this cases we're going to displace flap or reposition flap. So in such cases or other cases also we just displace or reposition flap, so we use vertical incisions. Now let's talk about ANUG, वेरी इंपॉर्टेंट। ANUG बहुत बार पूछा जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हमें बहुत सारी विजिट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्सिक्वेंट। पहली विजिट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी गोट रिमूवल ऑफ द स्यूडो मेम्ब्रेन एंड नॉन अटैच्ड डेब्रिस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एनेस्थेटिक। पहली बात तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो भी स्यूडो मेम्ब्रेन है या फिर अटैच्ड डेब्रिस है वो हटाएंगे। पेशेंट इज एडवाइज्ड टू rinse 3% H2O2 in equal dilutions with water every 2 hours। H2O2 का माउथ रिंस करना है हर 2 घंटे में। पेशेंट विद सिस्टमिक सिम्टम्स एंड लोकल लिम्फोडेनोपैथीज आर प्लेस्ड ऑन अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल्स 500 mg बोथ आइदर 4 times a day और 3 times a day। तो या तो आप अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो, आप मेट्रोनिडाजोल यूज़ कर सकते हो, आप पेनिसिलिन भी यूज़ कर सकते हो ओके। उसके बाद सेकंड विजिट में आफ्टर 1-2 days ऑफ फर्स्ट विजिट 2 दिन बाद स्केलिंग करेंगे हम, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो दूसरी विजिट में कुछ खास नहीं करते, हाइजीन मेंटेन करते हैं, स्केलिंग करते हैं। थर्ड विजिट में हम जो कि फिर से 2 दिन बाद की होती है उसमें हम फिर से स्केलिंग करेंगे, रूट प्लानिंग करेंगे और H2O2 के माउथ रिंसेस करने के लिए बोलेंगे, प्लस क्लोरहेक्सिडिन रिंसेस भी आप कर सकते हो। और क्लोरहेक्सिडिन रिंसेस आपको 2 से 3 वीक्स तक करना है। फिर उसके बाद फर्दर पेशेंट को बुलाएंगे, उसका जंजाइवा चेक करेंगे और अगर कुछ भी टूथ एक्सट्रैक्शन है या कोई पेरियोडोंटल सर्जरी है तो वो परफॉर्म करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने दिनों बाद हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उस पेशेंट पे, तो ऑब्वियसली 1 महीने बाद हम ये चीज़ करते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ ANUG विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज सबजाइवा स्केलिंग। स्केलिंग जो है वो पहले दिन बिल्कुल नहीं करनी होती है। पहले दिन तो आपको बस दवाइयाँ देनी है और सूडो मेम्ब्रेन वगैरह हटानी है, रिंसेस करवाने हैं। सेकंड डे आपको स्केलिंग वगैरह करवानी होती है और सेकंड विजिट में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी हुई है। जस्ट आपको याद रखना है कि पेरियो टेस्ट क्या होता है। पेरियो टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ टूथ मोबिलिटी। अगर टूथ मोबाइल है या नहीं है तो वो चीज़ चेक करने के लिए पेरियो टेस्ट यूज़ करते हैं। टूथ मोबिलिटी बेसिकली पेरियोडोंटिक्स से रिलेटेड होती है, बिकॉज टूथ मोबिलिटी कैसे होती है, जो पीडियल टिश्यू जिसने दांत को पकड़ रखा है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, वो ना पकड़े उसको तो दांत हिलने लग जाएगा। पेरियोडोंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग टूथ मोबिलिटी ओके। सो वी हैव अ टेस्ट जिसको पेरियो टेस्ट बोलते हैं। इट्स अ टेस्ट चेक करने के लिए कि क्या दांत हिल रहा है नहीं हिल रहा है। उसके बाद पेरियोडोंटोमीटर विच इज जस्ट an instrument through which we can detect the mobility. Then we have Peridex and Periogard, prescription solutions of 0.12% chlorhexidines. Okay, that is Peridex and Periogard. मतलब गार्ड आप वर्ड से याद रख सकते हो, प्लस डेक्स वर्ड से आप याद रख सकते हो, पेरियोडेक्स एंड गार्ड की दीज आर द क्लोरहेक्सिडीन सॉल्यूशंस जो कि पर्टिकुलरली 0.12% है। उसके बाद पेरियो मॉनिटर हॉ ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हो सकता है गलत हो या कुछ और हो, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न द थिंग्स। सो पेरियो मॉनिटर हॉ इज़
the one which measures the amount of aspartate amino transferase in GSF. बेसिकली ये जो चीज़ होती है उसको हम GCF के लिए यूज़ करते हैं, उसमें AST का अमाउंट बताने के लिए, दैट इज़ अमाइनो aspartate amino transferase. Okay, aspartate amino transferase, it's a very rare thing. Periomonitor हो. उसके बाद let's talk about pocket watch. Pocket watch is a side chain thing which detects aspartate amino transferase to the calorimetric detections. तो आपको अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज हम चेयर साइड करते हैं, तो वी जस्ट यूज़ अ पेरियो वॉच. It's a perio watch. It's like watch you can remember. It's a perio watch, just side chair thing. You can find out the amount of AST in the GCF. Then we have a thing called periotriever, which is called as Schwartz periotrievers. Highly magnetized instruments designed for retrieval of broken instrument tips from periodontal pockets. Okay, so if somehow there is any broken instrument tip in the pocket, if there is any instrument tip in the pocket, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट की टिप टूट कर पड़ी हुई है, तो आपको अगर उसको निकालना है, यू हैव टू यूज़ पेरियोट्रीवर. जो ट्रीवर वर्ड है उससे आप याद रख सकते हो किसी चीज़ को रिट्रीव करना, निकालना, पेरियोट्रीवर, शॉर्ट्स पेरियोट्रीवर. देन वी हैव ऑस्मोस्कोप. ऑस्मोस्कोप इज द वन which is going to detect bad breath. Okay, osmoscope, you can learn osmoscope. Next we have periotemprobe, which is the one that detects pocket temperature differences of 0.1 degree Celsius from a referenced subjective temperature. Demonstrates the periodontal disease activity by measuring temperature changes in the sulcus. Basically ये जो चीज़ है periotemprobe, इससे आप अपनी ये पेरिडोंटल पॉकेट का टेम्परेचर चेंज आप फाइंड आउट कर सकते हो. इवन जस्ट 0.1 डिग्री सेल्सियस चेंज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. और ये जो टेम्परेचर चेंज है ये आपको बता सकता है कि उस पॉकेट में कोई डिजीज़ या कोई ऐसा माइक्रोब जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो रही हो, ऐसा कुछ सीन है या नहीं है. सो periotemprobe as a word is having its own temp मतलब temperature, so you can have a temperature difference look. Then we're talking about periotrone. Now, periodontics is a one electronic instrument used to measure the gingival clavicle fluid. पेरिट्रोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रहा होता है. GCF को बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए पेरियोट्रोन यूज़ करा जाता है. पेरियोट्रोन, इट्स यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम ड्रोन्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं पार्टीज़ में और उसमें. जस्ट लाइक ड्रोन, you can have a periodrone to find out GCF. Now we have a perio paper. It's just same thing, blotter paper used for measuring GCF by electronic method. So it's a paper which is actually important for detecting GCF. Then we have a perio chip, in which we have chlorhexidine chip placed in the pocket for local drug delivery. Okay, so it's a very good thing. It's a chip kind of thing जो हम पेरिडोंटल पॉकेट में प्लेस कर देते हैं. और ये जो चिप हम प्लेस करते हैं इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इट्स एक्चुअली डिटेक्शन के लिए नहीं, क्लोरहेक्सिडीन की चिप होती है जिससे स्लोली ड्रग रिलीज होती रहती है पॉकेट में और ट्रीटमेंट चलता रहता है. तो दैट्स अ पेरियो चिप. देन वी हैव पेरियो एड विच इज़ एक्चुअली अ टूथपिक विद हैंडल. पेरियो एड का मतलब जो कि हेल्प करे, मतलब ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली क्लिनिक में हेल्प करती है. तो it's just like a toothpick for clinic. So perio aid. Talking about periocline. Periocline is nothing but a 2% monocycline used in local drug delivery. So just like perio chip, it's a periocline used for local drug delivery, but the difference is it has having minocycline, which is 2%. Okay. सो आपको ये थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट है, आपको एकदम से ध्यान नहीं आएगा. ओके, पेरियोक्लाइन था. क्लाइन मतलब कहीं पे, यू कैन रिमेंबर क्लाइंब मतलब कहीं पे चढ़ाई करना. तो यू कैन रिमेंबर मीनोसाइक्लिन विद क्लाइंब. आई नो इट्स वेरी नॉट appropriate word to, because it is not connecting with minocycline. You can also remember N word, which is in minocycline also. So you can remember it from this.
Okay, then we have perio check, which is a chair side thing. Now this is a rapid chair test kit developed to detect the neutral proteases, that is collagerases, in the GCF. Again, it's a perio check. We have to check something. It's a chair side thing. और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? पहले हमारे पास पॉकेट वॉच थी, अब हमारे पास पेरियो चेक है, और हम चेक क्या कर रहे हैं? कोलैजनेसेस को चेक कर रहे हैं कि जीएससीएफ में है या नहीं है. पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स होते हैं जीएसएफ में, उनको फाइंड आउट करने के लिए पेरियो चेक यूज़ करते हैं, दैट इज अ चेयर साइड टेस्ट. देन वी हैव अ पेरियो स्कैन which is also chair side. Perio scan is very commonly asked, and it's a diagnostic kit developed for the identification of specific bacteria profiles using an enzyme reaction from plaque isolates. आपको पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसी फाइंड आउट करने के लिए अगर कुछ टेस्ट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, क्या ऐसा पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, तो यू कैन गो विद पेरियो स्कैन. यू कैन रिमेंबर स्कैन वर्ड, इट्स जस्ट अ स्कैन. स्कैन जब हम किसी चीज़, कोई QR कोड स्कैन करते हैं तो हर एक इंसान का पर्टिकुलर होता है, सो वी कैन यूज स्कैन वर्ड. देन वी हैव पेरियो-वाइज प्राइमर और प्लास्टिक प्रॉब. The perio-wise primer plastic probe can be used with natural or implant teeth, and the probe has multicolored markings, green color coding from 0 to 3, and a red color marking at 5, and red color coding from 7 to 8. So 0 to 3, 5, and 7 to 10. And it's a perio-wise primer or a probe. It's just a probe having different colors, red colors, and green color. Green color is basically from 0 to 3, red color is at 5, and 7 to 10. Perio-wise primer. So you should remember these markings. That is a perio-wise primer plastic probe. Then we have a periostat, which is also very important. Now this periostat is a 200 milligram of doxycycline used as adjunct to scaling and root planing in treatment of chronic periodontitis. Just पेरियोस्टैट एक ऐसी ड्रग होती है, डॉक्सीसाइक्लिन होती है 20 मिलीग्राम्स. 20 मिलीग्राम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जब हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बंदा क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेरियोडोंटाइटिस बढ़ी हुई है, तो उसमें हम फटाफट से स्केलिंग रूट प्लानिंग करने के बाद एक ड्रग देते हैं जिसमें कि 20 मिलीग्राम्स ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन होती है उसको ट्रीट करने के लिए. सो पेरियोस्टैट आपने पहले भी सुना हुआ होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करता है. उसके बाद we can have a new word, that is periodontine. Now it's a virulent factor of P. gingivalis. It's an alpha-1 proteinase inhibitor of human neutrophil elastase. So it's an inhibitor of alpha-1 proteinase, and it's a virulent factor for P. gingivalis. So this thing is actually a virulence factor for P. gingivalis. Okay. So इसकी वजह से P. gingivalis अपना virulence show करता है. So that is periodontine because it's an inhibitor of alpha-1 proteinase. Then we have periotome. Now it is important. Used in extraction of tooth for implant placement. It's a narrow flat instrument detected apically into the sulcus to slightly expand the adjacent periodontal tissue. The tooth is elevated and removed with forceps using a gentle rotational movement. Just an instrument used for extracting the tooth to place a implant there. इम्प्लांट को प्लेस करना है, उसकी जगह पे जो टूथ ऑलरेडी है उसको हटाने के लिए पेरियोटोम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. पेरियोटोम. देन वी हैव पेरियोस्टैट 2000 by 3000. It's a automatic sharpening instrument. It's a periostar. It's a star, and you can remember star word, and it is used for sharpening. It's a sharpening instrument. Okay, sharp करने के लिए, because stars are very sharp. These ends of the sharp are very sharp.